क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का जो वीडियो है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पार्ट 3 को दिया जा रहा है पॉलिटी के। हम राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, भारतीय संसद किसे कहते हैं, लोकतंत्र में की क्या खूबियां होती हैं। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक चीज़ बताया गया है। मैं सबको बहुत डिटेल में बताऊंगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग सीधे शुरू करते हैं लेसन की ओर। ये विषय सूची दी गई है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इकाई है उसमें हमें भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझना है। संसद और कानून का निर्माण कैसे होता है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, ये देखना है हमें। और सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज, मतलब कि सामाजिक न्याय मतलब किन लोगों को सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। तो समाज में जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनके बारे में बताया गया कि उनको सामाजिक न्याय कैसे देना चाहिए। और इसके बाद जन सुविधाएं और कानून और सामाजिक न्याय किसको दिया जाना चाहिए। ये यूपीएससी का सिलेबस भी है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी जाता है, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। संविधान के बारे में इसमें बताया गया है कि संविधान हमारा क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। देखा है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई भी देश को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये इसके बारे में बताया गया है। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लोकतांत्रिक देशों के पास ही संविधान होगा। और इसका मतलब है कोई भी देश हो, किसी प्रकार की सरकार चल रही हो, किसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, वहां कोई न कोई दस्तावेज जरूर होगा जिसको एक संविधान का रूप हम मान सकते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है कि संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, क्या उद्देश्य की पूर्ति करता है? पहला, अब यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा कि किसी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पहला है आपका, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। ठीक है, तो पहला हमें आपको यह मिल गया। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश की को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, फिर भी संविधान एक दस्तावेज के रूप में है जो सबको मानने को बाध्य करता है। इसका मतलब यह साफ साफ लिखा है कि संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो संविधान के नीचे सब लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, लेकिन संविधान के नीचे सब आते हैं और संविधान का पालन सबको करना पड़ता है। ठीक है, इसके जरिए वह न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट यह बात बताई गई है कि संविधान किसी देश के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये संविधान सभा का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस सभा को संबोधित कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है कि पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। इससे पहले कभी कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी, 1934 में किया गया था। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत हो सकता है। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई
और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किस समिति के द्वारा? तो कैबिनेट मिशन समिति की सिफारिश पर ही हमारे यहाँ संविधान सभा गठन किया गया। और संविधान लिखने का काम किसने किया है? तो संविधान सभा ने किया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान के प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और संविधान जो है तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया है कि जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो संविधान लिखा गया है ये बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद पूरा हुआ है, बहुत डिस्कशन के बाद पूरा हुआ है। और दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान के काम को पूरा किया गया। और तब जाकर के एक दस्तावेज और जो है एक विकसित संविधान हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं नेपाल में लोकतंत्र की मांग की गई थी और वहाँ पे जो है आंदोलन किया गया। क्यों लोकतंत्र की मांग की गई? क्योंकि लोकतंत्र में सबके हित ध्यान में रख के काम किए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ 2006 में जो है पहली बार जो है जन आंदोलन हुआ था लोकतंत्र की मांग को लेकर के। और वहाँ पे संसद का गठन किया गया और वहाँ पर प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति की गई, तो उसी को लेकर के यहाँ पर एक दिया गया है चित्र, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है इन बातों का क्या मतलब है, ठीक है। इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है, ठीक है। तो याद रखना कि नेपाल में लोकतंत्र की मांग की गई थी क्योंकि वहाँ राजशाही शासन था और वहाँ पर जो है लोकतंत्र की मांग की गई थी। ये उसी से जुड़ा हुआ ये आंदोलन की तस्वीर है। वहाँ पे लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और कहा कि हमें नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश हमारे पड़ोस में है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो वहाँ संविधान पहले से ही था, तो इसका मतलब है कि कुछ उसमें जो है प्रॉब्लम होगी। क्या है आगे? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछड़ा संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। अब लोकतंत्र की मांग हो रही है तो राजा का कोई मतलब यहाँ रहेगा ही नहीं। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वो पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें से वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे, ठीक है, और जिनके लिए वो लड़ रहे थे। इसका मतलब है कि जो पहला का संविधान था वो राजा के अनुसार काम करने के लिए था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि जनता का प्रतिनिधि आए और वो शासन चलाए, ठीक है। यहाँ आगे लिखा है जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया, ठीक है। तो उसी के बारे में वहाँ दिया गया है, जो फोटो दिया गया था उसी बताया गया कि लोकतंत्र की मांग की गई और लोकतंत्र की मांग जो है तेजी से 2006 में हुई और 6 में वहाँ लोकतंत्र आया और 2015 में वहाँ संविधान बन के तैयार हो गया और उसी के अनुसार चलने लगा। आगे लिखा है संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, ठीक है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है, संसदीय है। ये हमें कौन तय किया है? तो संविधान ने किया है। तो संविधान का दूसरा उद्देश्य ही है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि वहाँ शासन कैसा चलेगा। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है।
लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वो सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, और सही बात है, लोग करते भी हैं। ठीक है, हम नेता को चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि बना करके उन्हें भेजते हैं संसद में, और लोग अपने मन का मनमाना काम करते हैं और सत्ता का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया चित्रपट जो है इसमें दिया गया है कि कैसे संविधान अगर राजनेता जो है किस तरह से संविधान का जो है मजाक उड़ाते हैं और कैसे जनता को जो है परेशान करते हैं। उसी का एक यहाँ पर मैप दिया गया है, मतलब चित्रात्मक मैप दिया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपकी समझ में बिल्कुल ये आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको क्लास 7 में की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव की याद है? तो वाल्मीकि के साथ बहुत अन्याय हुआ था ओम प्रकाश के साथ, तो उसी के बारे में यहाँ एक उदाहरण दे दिया गया है। आगे लिखा है, उसके साथ भेदभाव हुआ था। ठीक है, वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। बिल्कुल देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो इसका मतलब है कि जो समानता का अधिकार या मौलिक अधिकार है, अब आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में समानता के अधिकार की बात की गई है, जो सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। कितनी महत्वपूर्ण लाइन यहाँ लिखी गई है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी या समूह किसी दूसरे ताकतवर कमजोर या जो है कमजोर लोगों के खिलाफ कोई अपना इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जो है बच्चों को समझाने के लिए ऐसा ही जो है इस्तेमाल किया जाता है किताबों में, जिससे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, आगे लिखा है, इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू कर सकता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र जो है कथा पट में दिया गया है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी सरकार के पास बहुमत लगातार रहता है, तो अगर उसको लगता है डर नहीं रहता है कि हमारी सरकार कभी जाएगी, तो सरकार निरंकुश हो जाती है, अर्थात तानाशाह हो जाती है। निरंकुशता का मतलब ही होता है तानाशाही। ठीक है, संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक, ठीक है, इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंतः सामुदायिक, ठीक है, वर्चस्व कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है, तो आपकी इसको अब आपको समझ में बिल्कुल ये आ गया होगा। ठीक है, आगे है, संविधान क्यों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान क्यों होना चाहिए। तो इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ठीक है, यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत जो है तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए इस जो है नीचे जो पटकथा यहाँ दी गई है, इसको आप पढ़िएगा, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को
ठेस पहुंच सकती है। तो संविधान हमें बुरे काम से भी बचाता है, हमारे अंदर डर पैदा करता है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा या आपको जो है सजा हो सकती है। जिनमें देश आस्था रखता है, उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति या पार्टी जो पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। लोग ऐसा कहते भी हैं कि लोकतंत्र बहुत खराब हो चुका है, राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत गंदे लोग आ चुके हैं। ऐसा कुछ न कष्ट आगे विचार किसी के मन में आ सकता है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। बिल्कुल, जहां पर लोगों को शुरू में लगता है कि तानाशाही व्यवस्था अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगता है कि हमारे सारे हित, हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है संविधान के बारे में। और जब तक हमें संविधान की समझ नहीं होगी तब तक हम जो है चीजों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। ठीक है। तो जो ऊपर चर्चा की गई है उसमें बताया गया है कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, आइए अब भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझने की उपरोक्त बिंदुओं के खास आदर्शों और नियमों के रूप किस तरह ग्रहण कर सकते हैं इसको जानते हैं। तो लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण क्या है। हमारे संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। तो लिखा है, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ठीक है। ये विचार शुरू हुआ जब हमने आंदोलन शुरू किया तब। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्हें खुद नहीं बनाए। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। मतलब कि इतना शोषण हुआ लोगों का कि जो है तो जो नियम ब्रिटिश शासन के दौरान उनके शोषण के लिए बनाए गए थे उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का विचार सबसे पहले संविधान सभा के लोगों के मन में आया। ठीक है। भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके लिए यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं और ताकि तब जाकर के जो है संविधान हमारा लिखा गया। यहाँ पर एक दृश्य दिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के अंदर आ रहे थे और सब लोग खड़े होकर के उनका जो है अभिवादन कर रहे थे। उसी का एक यहाँ पे चित्र दिया गया है। ठीक है। आगे लिखा है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश में कई समुदाय हैं। याद रखना, जब संविधान सभा लिखा जाने लगा, संविधान सभा ने मिलकर जब संविधान लिखना शुरू किया तो जो उस संविधान सभा के सदस्य थे उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हुई कि भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई सांस्कृतिक लोग रहते हैं और सबको एक संविधान के नीचे कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है। तो लिखा हुआ है, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। बिल्कुल सही, क्योंकि विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। तो लिखा है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। मतलब कई समस्याएं भी थीं, उन समस्याओं को जूझते हुए हमें एक ऐसा संविधान बनाना था। तो हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा संविधान बन गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जितने तरीके से जिन जिन परिस्थितियों का सामना करके इस संविधान को बनाया है, इसलिए उनका सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
वो किधर जाएंगी। तो जो रियासतें थी वो तय नहीं कर पा रही थी कि हम किधर जाएं, अपने अपने भविष्य को हम किस प्रकार से रखें। ठीक है। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें भारतीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। तो इसका मतलब है कि जब संविधान बनाया गया तो गरीबी उन्मूलन को सामने रखा गया और सामाजिक और आर्थिक सुधारों को सामने रखा गया और जनता के एक एक जो है महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सामने रख करके तब हमारा संविधान बनाया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के उन मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ जो है इन चिंताओं को किस तरह से हल किया, मतलब कि संविधान बनाया और संविधान बनाने के साथ साथ कौन कौन सी चिंताएं थी, चुनौतियां थी, उनको कैसे दूर करने का प्रयास किया, ये भी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। ठीक है। यहाँ पर एक फोटो दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जाति बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का उल्लंघन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। ठीक है। तो याद रखना, उस समय उन्होंने व्यक्त किया कि नहीं, अभी भी जो है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वह सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो जो लोक सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विस है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का किससे जो है अनुसूचित जातियों से आह्वान किया था। किसने? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद का फेडरलिज्म होता है इंग्लिश इसका, और संघ का मतलब यूनियन भी होता है, संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है। तो संघवाद क्या है? तो लिखा है, इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब होता है कि एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। ठीक है। हमारे यहाँ सरकारें कई प्रकार की होती हैं, सुना होगा आपने, उन्हें पढ़ा भी है क्लास 6 के एनसीईआरटी में, क्लास 7 के एनसीईआरटी में, कि सरकार 3 प्रकार से काम करती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था। तो लिखा है हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी है और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो हमारे यहाँ शासन का अलग अलग जो व्यवस्था है, इसी को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। आगे लिखा है, इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, तो आगे बताया गया है। ठीक है। आगे लिखा है, भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिनमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले सके। ठीक है, न ले सके। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। तो प्रांतीय मतलब कि राज्य स्तर पर भी सरकार बनाई गई, ताकि जो है शासन व्यवस्था हर अंग पर चलती रहे। इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वयं अधिकार है। जैसे राज्यों को संविधान ने ऐसा अधिकार दिया है कि आप कुछ फैसले स्वयं ले सकते हैं, केंद्र के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। ठीक है। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर जो है केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है, खास करके राष्ट्रीय महत्व का, तो राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा तो राज्यों को यह मानना होगा, यह हमारा संविधान कहता है। ठीक है। आगे है, कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए कैसे इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व
नहीं होते हैं उन्हें भी संविधान ने ही अपने ताकत और अधिकार मिलते हैं। याद रखना, जो केंद्र सरकार है उसको भी संविधान से ताकत मिलती है और जो राज्य सरकार है उसको भी संविधान से ही जो है ताकत मिलती है। आगे पंचायत को भी उसी से मिलती है, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संविधान ने राज्यों को भी अधिकार दे रखा है और केंद्र को भी अधिकार दे रखा है। ठीक है, लिखा है जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार, के सिद्धांत को स्वीकृति दी गई तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय बनाएगी। ठीक है, यह आम आदमी के जो है कुशल क्षिप जीवन स्तर, सुविधा और जीवन स्थिति को बेहतर करेगी, प्रोत्साहित करेगी। ये किसने कहा था? तो A.K. अय्यर ने कहा था जब हमारे संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 326 में किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो है लोगों को वोट देते हुए, वोट देने के लिए कतारों में खड़े होने का एक दृश्य यहाँ दिया गया है कि लोग कैसे अपना नंबर लगा करके और वोट देने के लिए खड़े हैं। आगे लिखा है संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे संसद के माध्यम से शासन को चलाया जाए, बनाया जाए और उसके माध्यम से चीजों को किया जाए और वयस्क मताधिकार पे वोट देने की व्यवस्था द्वारा शासन पद्धति का जो है स्थापना की जाए तो उसे हम संसदीय शासन पद्धति कहते हैं। लिखा है सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। क्लास 7 की जो है किताब में शुरू में ही कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। बिल्कुल, मैंने बता दिया आर्टिकल 326। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग, औरत, मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो वोट देने का अधिकार सबको दिया गया है, कोई भी हो। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। तो हम जो प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजते हैं तो उसे चुनने का अधिकार हम सभी का है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। कोई गरीब या अमीर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो चाहे समाज का कोई पिछड़ा वर्ग कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में आप जो है और आगे हम पढ़ेंगे। आगे लिखा है शक्तियों का बंटवारा। हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया है। तो लिखा है संविधान के अनुसार, और किसने बांटा है? तो हमारा संविधान ने बांटा है। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो याद रखना ये शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो कुछ अधिकार विधायिका को दिया गया, कुछ कार्यपालिका को दिया गया, कुछ न्यायपालिका को दिया गया। विधायिका का मतलब होता है संसद। ठीक है, तो संसद विधान बनाती है, कानून बनाती है, इसलिए उसको विधायिका कहते हैं। कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधायिका को। कानून का पालन कौन करता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका दोनों पर जो है एक तरह से जो है संविधान का संरक्षण का काम करती है कि सरकार मनमाना काम ना कर सके, संविधान का उल्लंघन ना कर सके। तो संविधान की रक्षा करने का दायित्व और सरकारों को ठीक से चलाने का दायित्व न्यायपालिका के ऊपर है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिसे हम सांसद कहते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, जिसमें जो है एक होते हैं अस्थायी लोग और एक होते हैं अस्थायी लोग। ठीक है, तो जो अस्थायी लोग हैं उसमें सरकार होती है और अस्थायी लोगों में सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं। शासन बदल जाता है लेकिन सिविल सर्विस के अधिकारी वही रहते हैं जो हर सरकार में काम करते हैं। कार्यपालिका
ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है और इसी तरह की सरकार चलती है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यप्रणाली कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। तो कार्यपालिका बहुत पावरफुल ना रह जाए, इसके लिए मंथन किया गया और उसका प्रावधान अलग किया गया। ठीक है, यहाँ लिखा है इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। तो राज्य क्या होता है? तो राज्य की परिभाषा दो जगह दी गई है संविधान में। एक आर्टिकल जो है याद रखना 12 और एक आर्टिकल 36, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, तो दोनों याद रखना। ठीक है, लिखा है ध्यान रहे इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले प्रभुत्व लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि की बात करते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो राज्य की परिभाषा जितनी इंपॉर्टेंट यहाँ दी गई है, तो राज्य का क्या मतलब होता है? केवल एक राज्य सरकार नहीं, राज्य का मतलब यहाँ देश होता है। मौलिक अधिकार, हमारे संविधान ने हम सबको मौलिक अधिकार दिया है। तो मौलिक अधिकारों वाला जो खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार को हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, ये बात याद रखना। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य की अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा चीज है कि अगर सरकार मनमाना काम करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा करके और अपने अधिकार ले सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। जो अल्पसंख्यक है उनको भी डर था, तो हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किया गया। ठीक है, आर्टिकल 29-30। तो लिखा है फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकें, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। कितनी महत्वपूर्ण बात अंबेडकर ने यहाँ पर किया है। यहाँ लिखा है मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। ठीक है, आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि राज्य और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वह चाहते थे स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक रूप में हमेशा अपने साथ रखे। तो नीति निर्देशक तो इसीलिए बनाया गया है कि संविधान जो है और सबके राज्य सबके हितों के लिए भी काम करे और नई नई योजनाएं चलाए। यहाँ लिखा है जो है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, जैसे समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है
खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 16। इसके अलावा कुछ अपवाद है जिनके बारे में इसी किताब में आगे बताया गया है। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन किया गया, आर्टिकल 17। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और या कोई व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। तो संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध होगा। आप सब जानते भी हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30 है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। तो मदरसा खुलता है, पंजाबियों की स्कूल खुलते हैं, बुद्धों के खुलते हैं, सिखों के खुलते हैं, सबके खुलते हैं। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो तो अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत जा सकते हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत अगर आप किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है, और इसी आर्टिकल के तहत कोई भी न्यायालय जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता। हमारे शासन में धर्मनिरपेक्षता कब अपनाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना, तो 1976 में बना है। ये बात याद रखना। इससे पहले हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के बाद बना है, तो याद रखना। लिखा है, धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, बांग्लादेश में इस्लाम धर्म को मुख्य धर्म माना गया है, लेकिन हमारे यहाँ कोई धर्म जो है नहीं है। सभी धर्म बराबर हैं, किसी को राजकीय धर्म का संरक्षण नहीं दिया गया है। आगे लिखा है, अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का संविधान मतलब इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। हमने इतनी स्वतंत्रता आंदोलन किया था कि हमें सबके लिए संविधान में व्यवस्था करना था, तो कहीं न कहीं ये भी याद रखना कि इतिहास ही तय करता है कि संविधान कैसा बनेगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप ही बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख सकते हैं कि वहां लोकतंत्र अपनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। वो लिखा है आगे, ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वह कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा जिक्र ना करें, मतलब आगे बताया गया है तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो है लिखा है, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। तो उसमें कौन कौन है? तो उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, इसमें जो है राजकुमारी अमृता कौर हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, जगजीवन राम है। ये सबको दिखाया गया है कि लोग जो है सिग्नेचर कर रहे हैं जब 24 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान लागू होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा और 24 जनवरी को ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। ये बात याद रखना। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा, तो उसी पे हस्ताक्षर करते हुए यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने जो था इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। ये क्या होती है इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ लिखा है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई
कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। ठीक है, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं। दूसरा, यह बदला लेने वाली बात है, या फिर आप यह तय राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। और इसी अध्याय में इसके बारे में यह बताया गया है, ठीक है, कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। लिखा है, तो याद रखना, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश कब बना मैं पहले बता दिया हूं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। यह भी एक समस्या है। बिल्कुल सही। ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। इसी तरह से लिखा है, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो याद रखना, नहीं कर सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं, राज्य की सत्ता से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान नागरिक धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, और यही हमारा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, धर्म को अगर हम राज्य से अलग नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस देश में एक ही धर्म के लोगों का बोलबाला हो जाएगा और बहुत से धर्मों का जो है, बहुत जो छोटे छोटे धर्म के लोग हैं या जिनकी संख्या कम है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। तो इसी बात को यहाँ बताया गया होगा। तो लिखा है, धर्म को राज्य से अलग रहना महत्वपूर्ण क्यों है? तो लिखा है, जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो जो बहुसंख्यक होंगे वो अल्पसंख्यकों का क्या करेंगे, नुकसान कर सकते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी
जो है की जा सकती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि कैसे जो है ऐसा किया जाता है। आगे लिखा है, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सभी लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। ठीक है, ये अपनाया जाता है, इसीलिए किया गया है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के साथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा होता ही है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होगी और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा भी लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है। यहाँ देखो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का हम नारा देते हैं। चाहे वो आपका देखो यहाँ पर गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सब हम साथ साथ रहते हैं और साथ साथ करते हैं। हमारे देश में ये बहुत बड़ी खूबसूरती है भी। लिखा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात कर लें। अभी तो हम धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा समझ रहे थे। लिखा है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यह प्रस्तावना में कहा गया है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों पर ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। पहला, यह धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सटीक परिभाषा है। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यह राज्य का भी काम है, ठीक है। तो इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है। अगर ये मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो हमें ऐसे ही व्याख्या करके उनके बारे में हमें लिखना पड़ता है। आगे लिखा है, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। तो हमारा देश ना तो एक धर्म को समर्थन देगा, सभी धर्मों को समान अधिकार देगा, और दूसरा, हमारे यहाँ धार्मिक समूह को जो है राज्य की सत्ता नहीं दी जा सकती है। इससे धार्मिक समूह को चुनाव लड़ने का अधिकार हमारे देश में नहीं है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और हमारे स्कूलों में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर धार्मिक रूप से किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और न दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिया गया है तो इसमें भेदभाव का एक जो है इसमें पेश किया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि जो है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के लिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। या नियम किसी निजी स्कूल पर लागू नहीं होता है, ये भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका यह है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, ठीक है।
हमारी सरकारें क्या करती हैं कि धार्मिक समुदायों को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने सरकारी स्कूल खोल सकते हैं और अपने लोगों को अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, उनको जो है अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे, इस पटकथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? या देखना, सिखों को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो है सर जो है आप देख सकते हैं पहले से बंधा हुआ। तो उसमें एक चीज में कहानी बताई गई है, लिखा है, कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक संस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में जो है थोड़ा सा छूट दे दी है, रियायत दे दी है कि सिख जो है हेलमेट ना लगाएं, क्योंकि नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी पगड़ी खुद है, वो सुरक्षा देती है उनके लिए। धार्मिक, क्योंकि पगड़ी हटाएंगे तो उनका धार्मिक आस्था नुकसान होगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका धर्मनिरपेक्ष मतलब हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, या इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि इस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है, तो हस्तक्षेप भी करता है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग रहने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है। अगर कहीं पर याद रखना किसी का छुआछूत की बात होगी, तब जो है राज्य जो है ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए दखल दे सकता है। ठीक है, क्योंकि वह भी इसी देश के नागरिक हैं, और इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ये अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता अलग है, और हमारे देशों की जो देश है वहां की धर्मनिरपेक्षता कैसी है? तो अलग है। तो लिखा है, ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं। तो वहां की संसद को इस कानून से बनाने से रोका गया। धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, यह अमेरिका में कह दिया गया। और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। तो याद रखना, अमेरिका में जब चुनाव होता है तो वहां राज्य जब चुनाव लड़ता है, सरकार होती है, धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच में अस्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, जैसा कि आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है भारतीय संविधान में जो है कुछ मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति सरकार के पास है। ठीक है, आगे लिखा है, संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। किस आधार पर? आदर्शों के आधार पर। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, आगे लिखा है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं भी है। ठीक है,
बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। बिल्कुल सही। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। तो ये जो है हमारे धर्मनिरपेक्षता में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ये बताया गया है। ठीक है, तो इस अध्याय में जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है।